पर एबीवीपी से आप थोड़ी चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा या लोकसभा। विद्यार्थी परिषद कहेगा कि हाँ भाई आगे किसी और संगठन में जाना है, वहां जाएंगे। विद्यार्थी परिषद कहेगा यहाँ काम करो, यहाँ करेंगे। ये कहा जाता है कि एबीवीपी एंटी मुस्लिम है, नहीं, ये एलिगेशन लगाया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप चलिए यूनिवर्सिटी, मैं आपको दिखाता हूँ कितने मुस्लिम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर काम कर रहे हैं, जिनके मन में सच में देश हित के लिए कुछ है, वो एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। वहाँ पर राम भगवान की प्रतिमा थी, उन्हें तोड़ा, स्वामी विवेकानंद के स्टैचू को तोड़ा। और मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता रहा था कि यार मेरी डिग्री भाई ओरिजिनल है, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, और इनको वहां कुछ हासिल हुआ नहीं। उसके बाद ये चिढ़ के कारण इन्होंने एक दिन सारे गुंडों ने बैठ के ऑफिस के अंदर पी, जो छात्र संघ का कार्यालय छात्र हित के लिए बनाया और जो बिल्कुल सरकारी प्रॉपर्टी है। एक इनका शराबी उपाध्यक्ष था, वो अपने ऑफिस में बैठा के रोज पार्टी, रोज पीना खाना, ये सब करते थे। लेकिन जेएनयू के अंदर लेफ्ट ज्यादा है। आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन सभी वो अलग अलग संगठन एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूँ अलग अलग लड़के देख ले, चारों सीट एबीवीपी जीतेगी वहां भी। गाने वगैरह सुन लेते हैं आप? हाँ, पंजाबी गाने पसंद है मुझे। पंजाबी गाने पसंद है। कोई फेवरेट सिंगर? मनकीरत। मनकीरत, अच्छा। एबीवीपी को भी 2 सीटें मिली, एनएसयूआई को भी 2 सीटें मिली, लेकिन अध्यक्ष का पद जो था, जो 7 साल से लगातार एबीवीपी उस पर जीत रही थी, वो पद इस बार एनएसयूआई ने जीता। इस परिणाम को आप किस तरीके से देखते हैं? सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक टाइम विद चिराग। और जो आज हमारे गेस्ट हैं वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं, और जैसा कि हमने अपने सोशल मीडिया पे बताया था कि हम एक डूसू सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की जो पॉलिटिक्स से ऐसे छात्र नेता उभर कर निकले जिन्होंने केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में अपना नाम किया। उसी क्रम में आज एक ऐसे मेहमान हमारे बीच है जो 2019 में जब छात्र संघ के चुनाव हुए, उसके बाद डूसू की पॉलिटिक्स थोड़ी धीमी हो गई थी कोविड के कारण, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसी एंट्री मारी डूसू की पॉलिटिक्स में कि उनका नाम पूरे देश में सबके जुबान पर आ गया। वो हेडलाइंस में आ गए अपनी कंट्रोवर्सीज के कारण, अपने फैसलों के कारण, और 1 साल बेमिसाल उनका कार्यकाल रहा डूसू अध्यक्ष के तौर पर। हमारे साथ आज मौजूद हैं तुषार डेडा जी। तुषार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉक टाइम में चिराग पर। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी। क्योंकि हम हर पॉडकास्ट को एकदम शुरू से शुरू करते हैं और आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहते हैं, वो समय जब आप एक स्कूल के स्टूडेंट थे और आपने एक ख्वाब देखा होगा कभी कि आपको पॉलिटिक्स में आना है। तब कभी सोचा था कि एक दिन आप डूसू प्रेसिडेंट बन जाओगे और पूरे दुनिया में लोग आपको जानने लगेंगे? नहीं, सोचा तो नहीं था। क्या था कि मेरे बड़े भाई थे, हाँ। तो लगातार वो भी छात्र राजनीति में रहे, तो एक दिन एक डूसू के अध्यक्ष, बहुत पहले के अध्यक्ष हैं, वो हमारे घर आए हुए थे और मैं उनसे ही कहने लगा कि मुझे भी डूसू का अध्यक्ष बनना है। पर कभी ऐसा था कि छात्र राजनीति में जाएंगे, पर आप सबके प्यार प्रेम के कारण हम डूसू के अध्यक्ष बने जी। और हमने अपने कार्यकाल में बहुत काम किए। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ, मतलब सब जब छोटे होते हैं तो एक एम्बिशन होता है, किसी को होता है मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस में जाना है। आपका क्या एम्बिशन था कि मुझे पॉलिटिक्स में ही जाना है? केवल पॉलिटिक्स नहीं, सेवा। कि हमारे माध्यम से सेवा हो सके, उसको अब राजनीति में जाके कर सकते हैं, हम पढ़ाई के किसी उसमें जाके कर सकते हैं। तो सेवा थी। अब सेवा हमें दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जब आई तो हमने देखा कि नॉर्मल स्टूडेंट, न्यूट्रल स्टूडेंट जब अपनी बात को प्रिंसिपल तक या फिर कॉलेज प्रशासन तक पहुंचाता है तो प्रशासन कहीं ना कहीं उसको दबाता है। तो वहां हमें रास्ता दिखा कि छात्र संघ की राजनीति अगर हम करेंगे तो हम भी प्रशासन को दबाकर अपना काम करवा पाएंगे। जी, उस पे भी हम आएंगे, क्योंकि बहुत चर्चा होती है कि किस तरीके से एकदम रॉबिन हुड की तरह तुषार बच्चों का काम करवाते हैं प्रशासन से लड़के। उस पे तो खैर हम बाद में आएंगे, पर मैं शुरू में जाना चाहूंगा क्योंकि आपके फैमिली से भी हमने काफी सारी बात की आपके बारे में। आपकी मदर बताती हैं कि बचपन से ही आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी थी, चाहे वो स्कूल का टाइम हो या सोसाइटी हो, आप हर चीज में लीड करना चाहते थे। तो क्या बचपन से ही ये एक तरीके से आपके अंदर एनर्जी थी कि हाँ मुझे तो एकदम लीडरशिप रोल में ही रहना है? लगातार मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति अपने से बड़ी उम्र के लोगों के अंदर अगर बैठेगा तो उसके अंदर भी ये सारी चीजें आएंगी। और मैं लगातार जब अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उनके साथ बैठता था, वो मुझे चीजें बताते थे, और साथ के साथ फिर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति को बहुत पहले से देखता आया हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 8 साल का लंबा संघर्ष रहा आपका, और 8 साल के संघर्ष के बाद आपको
डूसू अध्यक्ष बनने का मौका मिला, छात्रों ने आपको वोट देकर उस कुर्सी पर बैठाया, ऐसा लगा नहीं कि एक संघर्ष बहुत बड़ा रहा, पर 1 साल का समय बहुत कम है डूसू अध्यक्ष के नहीं, तौर समय तो देखो स्वाभाविक है कि वो कम है, इतना इतना समय लगने के बाद हम छात्र संघ के अध्यक्ष बने। पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग ऐसा मेरे पास आके बोलते थे कि कोविड के जैसा समय आ जाना चाहिए, 3 साल हो जाने चाहिए, 2 साल हो जाए। पर मुझे सच बता रहा हूँ आपको कि मेरे कार्यकाल से बढ़कर मुझे 2 महीने मिले। पर मुझे ऐसा लगा कि जो समय निर्धारित है वही होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी बहुत सारे छात्र संघ के छात्र नेता हमारे चुनाव लड़े और अभी वो डूसू में आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको समय के अनुसार अपना अपना समय मिलना चाहिए। मैं किसी और का समय नहीं लेना चाहता था। 1 साल बहुत है, हमने काम किया। और जब 8 साल दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हो गए, 1 साल छात्र संघ के कार्यकाल के साथ मुझे पूरे 9 वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की सेवा करने का मौका मिला। और आगे भी देखते हैं क्या होता है। क्योंकि आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक पीक जो है टच कर लिया, आप स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बन गए, अब आगे पूरा रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। अभी जो स्टूडेंट लीडर्स तैयारी करते हैं चुनाव की, या वो छात्र संघ के राजनीति में आते हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं ये चीज कि एक जो कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कई सारे कैंडिडेट्स हैं, वो तैयारी करते हैं पर पद 4 होते हैं, तो उस सिचुएशन में जो एक संघर्ष का दौर होता है, उस समय में एक छात्र नेता के लिए क्या चीजें जरूरी हो जाती है? पेशेंस। अगर व्यक्ति के अंदर पेशेंस है तो वो कुछ भी चीज हासिल कर सकता है। और मेरे साथ भी यही था कि 2019 के अंदर संगठन का आदेश कुछ और था, टिकट नहीं हो पाई। बट 19 के बाद 20, 20 से 21, 21 से 22 लगातार 3 साल हमने छात्र संघ की राजनीति के लिए भी संघर्ष किया। और छात्र संघ की राजनीति को छोड़कर बीच में कोरोना का समय आया, वहां हमने चुनाव को छोड़ते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रवासी छात्र रह रहे थे उनकी मदद करने का काम किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 3 साल थे उसमें हमने पेशेंस दिखाया, इसलिए ही 2023 के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे बड़े संगठन ने मुझे छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया और छात्रों ने मुझे जिताया। वो तो ठीक है पेशेंस, लेकिन तुषार एक और बात आती है, 2019 में जब आप तैयारी कर रहे थे, हर तरफ आपका नाम था, उस टाइम में भी एक पीक था, लहर चल रही थी आपकी, पर तुरंत एक फरमान आता है कि आपको टिकट नहीं मिल रहा है, इस बार आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। परिवार भी होता है, आपके सपोर्टर्स होते हैं, उन सबको आपने कैसे कन्विंस किया कि नहीं मैं फिर से तैयारी करूंगा और आऊंगा? नहीं, पहली बात तो क्या है कि अपने से जो बड़े जो साथ के लोग थे और संगठन के अंदर से भी वो फरमान नहीं, वो आदेश था हमारे लिए। और संगठन ने हमें आदेश दिया कि भाई नहीं लड़ना, तो संगठन ने हो सकता है कुछ और अच्छा सोचा हो, तो इसीलिए हमने छोड़ दिया। और अपने घर वालों को, अपने जो साथ के परिवार वालों को, अपने साथ के भाइयों को, सबको बताया कि भाई संगठन का आदेश है और संगठन ने हो सकता है इससे अच्छा हमारे लिए सोचा हो, तो आगे देखेंगे कुछ। फैमिली का सपोर्ट इस पूरे प्रोसेस में कैसा रहा? क्योंकि हम देखते हैं आमतौर पर नॉर्थ इंडिया में स्पेशली कि अगर कोई बच्चा घर में बोलता है कि मुझे राजनीति करनी है, तो उसको घर से 2 थप्पड़ पड़ते हैं, कहते हैं कि नहीं चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे। मेरे परिवार के साथ साथ मेरा गांव, मेरे साथ के भाई और मेरी पूरी 36 बिरादरी ने मुझे एक कहते हैं कि दोनों हाथों से भर भर कर अपना प्यार और समर्थन दिया। और मेरा परिवार ही वो है, जो लोग मेरे साथ रहते हैं पूरा दिन, मैं बाहर भी रहता हूँ, मैं किसी को भी अपने परिवार से कोई अलग नहीं समझता, तो सभी मेरा परिवार, और सबने मुझे बहुत समर्थन दिया और साथ दिया। जी, एक बात कैंपस में बहुत ज्यादा चलती है कि तुषार के लिए मदर यानी माँ फैक्टर ने बहुत ज्यादा काम किया, चाहे वो आपकी अपनी माता जी हो और या दूसरी कालका माँ, क्योंकि आप उनके भी बहुत बड़े भक्त हैं। तो इस फैक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि एक तो अपनी माँ और कालका माँ दोनों को ही मैं बहुत मानता हूँ, और दूसरी चीज ये है कि एक स्त्री से बढ़कर इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई और है। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं महिलाओं को ही पूरी दुनिया का सर्वशक्ति और मतलब उनसे ऊपर कुछ नहीं है मेरे लिए, मैं इतना मानता हूँ। जी, अब आते हैं उस दौर में जब कोविड का समय था। कोविड के समय में छात्र संघ जो था वो चुनाव रुक चुके थे। एक ऐसा स्थिति था जहां पर कुछ पता नहीं चला था कि ये महामारी कब खत्म होगी और कब हालात नॉर्मल होंगे, वापस इलेक्शन होंगे। इलेक्शन शुरू हुए, उस वक्त आपके दिमाग में क्या ये तय हो गया था कि अब तो इस बार लड़ना है, अगर इतने साल का संघर्ष है तो अध्यक्ष पद पे ही लड़ना है? नहीं, ऐसा कुछ तय नहीं था। जो संगठन ने हमें बोला हम लड़े वहां, पर उस समय ये था कि मैं तैयारी कर रहा था, पर और लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं वो एज फैक्टर था, क्योंकि मेरे चुनाव के दौरान मुझे एज रिलैक्सेशन मिला और बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करने के लिए आते थे
कहते थे चुनाव होंगे ही नहीं, और चुनाव हुए तो तुषार तो लड़ेगा ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं 25 साल का हुआ, उस दिन मेरे साथ साथ पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को ये पता था कि आज तुषार 25 अक्टूबर को 25 साल का हो गया है, अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया, और पर अपना मन, और जो मैंने बताया अपने साथ जो मेरे परिवार के लोग और जो मेरे भाई बंधु सब थे, उन्होंने इतना मोटिवेट कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तो फिर मुझे और कुछ दिखा नहीं, तो हमने बस चुनाव की तैयारी फिर करते रहे, और संगठन ने आदेश दिया, लड़े चुनाव। कैंपेनिंग पे अब मैं आना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपका पूरा कार्यकाल हो गया और कैंपेनिंग जो थी वो आपकी ऐसी थी कि आज भी लोगों को याद है। और वो कैंपेनिंग इतनी ज्यादा वायरल हुई पूरे देश में, उसके वीडियोस रील्स, कि सबने बोला, बच्चों के जबान पे था कि वो तुषार जो रोल्स रॉयस से आता है कैंपेन करने, शक्ति प्रदर्शन में आप रोल्स रॉयस लेकर आ गए, कॉलेज टू कॉलेज जा रहे थे तो पीछे 50-50 गाड़ियों का काफिला आपके साथ चल रहा था। कहाँ से आता है ये पूरा एकदम स्ट्रेंथ और पावर? ये स्ट्रेंथ और पावर कोई भी ले सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आदमी का व्यवहार ठीक है तो वो सब चीज हासिल कर सकता है। और मेरे लिए जो ये समर्थन और ये प्यार था, ये मेरे व्यवहार के कारण है। आज भी मेरा व्यवहार वही है, और वो सब मेरे भाई बंधु, मेरे यार रिश्तेदार दोस्त थे। तो मैं अकेला तो कुछ भी नहीं हूँ। जितने भी सभी भाई हैं मेरे साथ, उनके माध्यम से ही तुषार डेड़ा छात्र संघ का अध्यक्ष बन पाया। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना व्यवहार ठीक रखे तो वो छात्र संघ की राजनीति छोड़ो, बहुत बड़े बड़े चुनाव लड़ सकता है। शेरो शायरी के भी आपके बहुत ज्यादा चर्चे हैं, जो लाइनें आप मारते थे कैंपेनिंग में। और अभी हमने देखा जब देवेंद्र फडणवीस अभी सीएम बने तो उनकी एक पंक्ति बहुत वायरल हो रही थी, मेरा पानी उतरते दे किनारे पर घर मत बना लेना। और आप भी कैंपेनिंग में ये लाइन बोला करते थे, कितना क्लोज था ये लाइन आपसे? देवेंद्र जी ने भी 2019 में ये बात बोली थी, मैंने भी 2019 में ये बात बोली थी। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि एक समय ऐसा हो कि आपकी चल रही है, पर ये चक्र है, ये दोबारा घूम के वहीं आता है। दूसरा समय दूसरे आदमी का भी चलने लगती है। और उसी उसी को देखते हुए जब लोग ये कहते थे कि तुषार, अरे यार कुछ नहीं हो पाएगा, तुषार अरे नहीं नहीं लड़ेगा चुनाव, तो 2019 में मैंने जब मेरी टिकट कटी, तो मैंने ये बात जिस दिन टिकट मेरी कटी उसी दिन रात को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डाली कि मेरा पानी उतरते देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं, लौट कर वापस जरूर आऊंगा। और जब 2023 के अंदर एज रिलैक्सेशन मिला और हमारा जो शक्ति प्रदर्शन था वो आर्ट्स फैकल्टी हुआ, तो वहां मैंने ये बात अपनी बोली। क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो सामने वाले निश्चय के आयशा, क्या है कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर रहे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि छात्र राजनीति भी बिल्कुल जैसे देश की राजनीति है सेम वैसी है, कोई ना कोई आगे पीछे पड़ा ही रहता है। तो उनके लिए मैंने अपनी वो बात बोली। जी। हर किसी का एक होम ग्राउंड होता है, मुख्य धारा की राजनीति में भी गृह क्षेत्र होता है। और आपका गृह क्षेत्र सत्यवती कॉलेज को माना जाता है, जहां से आपने ग्रेजुएशन किया और वहां से आप सीसी भी रहे। सत्यवती कॉलेज से क्या नाता रहा है आपको और किस तरह का सपोर्ट वहां से मिला? वो मेरी कर्म भूमि है। जब मैं सत्यवती कॉलेज के अंदर 2016 के अंदर मेरा एडमिशन हुआ, तो वहां से मैं कॉलेज का चुनाव लड़ा, कॉलेज से सीसी भी रहा, और वहीं मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम किया और काम सीखा। साथ के साथ छात्र संघ के चुनाव लड़े भी, लड़ाए भी। और वहां से ही कॉलेज का उपाध्यक्ष, जिला से संयोजक, जिला संयोजक, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, साथ के साथ सीसी। वहां मतलब मैंने बहुत काम किया और हमने अपना काम खड़ा किया वहां, जिसके कारण मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जाना गया। वहां हमारे बहुत सारे प्रदर्शन हर दूसरे तीसरे दिन हम कॉलेज प्रशासन को घेरे रखते थे। और जब मैं कॉलेज के अंदर आया था तो वहां की सिक्योरिटी अगर हम देखेंगे तो कुछ भी नहीं थी आज के समय में। वहां बिल्कुल पैक है, लड़ाई झगड़े सब चीजें बहुत बंद हुई वहां। तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्यवती के अंदर बदलाव करने में केवल मैं नहीं, मेरे साथ साथ पूरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वहां खड़ा था, तो हम कॉलेज में बदलाव कर पाए। साथ के साथ हम फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भी जब छात्र हित के कोई मुद्दे होते थे, उन पे भी कोई प्रदर्शन होता था, हम वहां भी लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ ही, वहीं मैं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता हूँ, हम सब मिलकर वहां प्रदर्शन करते थे। तो उसका ही कारण था कि हमने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जीता था अपने से। आप तमाम इंटरव्यूज में इस बात को कहते हैं कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं। आपने एबीवीपी को ही क्यों चुना अपनी राजनीति के लिए? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे साल भर, केवल चुनाव ही नहीं, पूरे साल भर
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ साथ समाज हित के लिए कार्य करती है। और हमने भी देखा, क्योंकि हम खुद रहे, दिन हो या रात हो, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे कोरोना में आप लगाएंगे कि तो कुछ परिवार, कुछ डेड बॉडीज ऐसी थी जिनके परिवार नहीं थे, उनका अंतिम संस्कार का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया। और ये छोटी छोटी बातें आपके दिल में किसी को, मतलब किसी भी चीज के लिए जगह बना लेती है। और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ 2015 से जुड़ा हुआ हूँ। और 2015 में मैं नगर का कार्य करता था। नगर में हमने काम किया स्कूल के छात्रों तक, जहां कोई नहीं पहुंचता था, स्कूल के छात्रों तक हम खुद भी पहुंचे। और स्कूल के छात्रों के साथ काम करते करते हम यहाँ तक आ गए, तो एक लगाव संगठन के साथ बहुत अलग हो गया। और मुझे ऐसा लगता है ये पूरा जीवन भर हमारा लगाव रहेगा। जी। चलिए, तो एबीवीपी में आपने इतने साल दिए, आपको अध्यक्ष पद का टिकट मिला। मैं अभी भी एबीवीपी में हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब चुनाव के समय में आना चाहूंगा मैं, क्योंकि आपके सामने जो फाइट थी वो एनएसयूआई थी, और क्योंकि 3-4 साल बाद चुनाव हो रहे थे, तो दोनों ही पार्टियां अपने पूरा स्ट्रेंथ लगा रही थी। आपके खिलाफ जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे, और यहाँ कहीं पूरा एनएसयूआई का पैनल, उन्हें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बैक कर रहे थे। हम देख रहे थे लगातार कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा उनके लिए कैंपेन कर रहे थे। कितना टफ था आपके लिए चुनाव, कैसी चुनौती थी, और जब आप जीते तो आपको कैसा लगा? मेरा चुनाव टफ क्या, मैंने काम किया, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए खड़ा रहा 24 आवर। तो मुझे बिल्कुल भी 1% मेरे मन के अंदर बिल्कुल भी कोई संशय नहीं था कि हम चुनाव हार भी सकते हैं। ठीक है, मेरे सामने वाला कैंडिडेट था, चुनाव एक कार्यक्रम है, वो भी चुनाव लड़ा, हम भी चुनाव लड़े, छात्रों ने हमें चुना, हम चुनकर अपना काम किया। और बहुत बड़े बड़े लोग थे उनके पीछे। पर मैं पूरे विश्व भर की बात बताता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय, या फिर एक तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ से बड़ा कोई छात्र संघ नहीं है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बड़ा कोई छात्र संगठन नहीं है। तो हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, कोई भी आ जाए सामने फिर तो चुनाव हुआ, आप जीत भी गए, छात्र संघ अध्यक्ष बन गए। अब आप, आपके कार्यकाल पे हम आना चाहेंगे, क्योंकि 1 साल का आपका कार्यकाल रहा, और ऐसा कार्यकाल रहा कि आपने अपने फैसलों से, अपनी कंट्रोवर्सी से, अपने बयानों से आप लगातार सुर्खियों में रहे, न्यूज हेडलाइंस में बने रहे। सबसे पहले जो बात आता है, लोग कहते हैं तुषार डेढ़ा को गुस्सा बड़ा आता है, वो तुरंत प्रशासन से भिड़ जाते हैं, प्रिंसिपल से लड़ लेते हैं, स्टाफ मेंबर से लड़ लेते हैं, कहीं भी उन्हें छात्र बुलाते हैं वो पहुंच जाते हैं। तो क्यों इतना गुस्सा आता है आपको? नहीं, समस्या क्या है कि आज भी मुझे ऐसी कुछ समस्याएं लगती है। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बिना गुस्से के सुनता ही नहीं है। अगर कोई भी जा रहा है, उनसे प्यार से बात करोगे आप, वो ये कहेंगे अरे, वो आपको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। पर वो ये नहीं देखते कि छात्र कितना परेशान है। तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, जब छात्र परेशान होकर दिन के 4-4, 5-5 चक्कर, उनके परिवार वाले जो बाहर रोड पे खड़े रहते हैं, बेचारे परेशान होते रहते हैं, उनको देखकर गुस्सा आना स्वाभाविक है। और काम कराने के लिए हो सकता है कि 2 बार हाथ जोड़ के काम हो रहा है, 1 बार गुस्से में हो रहा है, तो मेरा मानना ये है कि कोई दिक्कत नहीं है। युवा है, युवाओं को अपना दिखाना भी चाहिए। जी। 1 साल के आप अपने कार्यकाल को कैसे देखते हैं ओवरऑल? कैसा रहा? क्या आप सैटिस्फाई हैं अपने कार्यकाल से? मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। जी। मैंने काम किए। जैसे कुछ बताना चाहें आप, जो फैसले आपने लिए? आप भी अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में जाएंगे, आप देखिए यू स्पेशल बसेस, जो छात्र संगठन ये बोलते थे कि अरे ये बस, ये तो चुनाव तक आई है, अरे ये बस, उन बसेस में मैं खुद भी जाता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर के अंदर वो बसेस चल रही हैं। और हर कॉलेज से निकलने वाला छात्र, मेट्रो से सुबह जो छात्र आते हैं उनको वो बस कॉलेज तक पहुंचा रही है, और कॉलेज से निकलने वाले छात्र को मेट्रो तक पहुंचा रही है। तो दिन में जो जेब खर्ची पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो गाड़ियों में आए, जो मेट्रो से छात्र आते हैं, तो उनकी जो जेब खर्ची पे प्रभाव था, उसको कम करने का काम मेरे कार्यकाल में हुआ। और यू स्पेशल बसेस का वादा मैंने अपने कार्यकाल में किया था। मैंने जब चुनाव लड़ा, जब किया था, तो हमने वो पूरा करके दिखाया, और अभी तक भी वो बस दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में चल रही है। जी। एक और बड़ा फैसला आपने लिया जो काफ़ी चर्चाओं में रहा। अभी तक हम नायक मूवी में देखते थे कि अपनी कुर्सी पर कोई नेता आम लोगों को बैठाए, और आप जब डूसू अध्यक्ष बने तो आपने आम छात्राओं को, जो हम कहते हैं कि नवरात्र का जो एकदम शुभ दिन चल रहा था, वहां पर आपने ये अवसर दिया कि 10 दिन तक 10 छात्राओं को आपने बैठने का मौका दिया। ये फैसला, ये आइडिया आया कहाँ से? नवरात्रि का समय चल रहा था, तो हम सभी बैठे थे, वैसी चर्चा चल रही थी, तो चलते चलते मुझे
मेरे साथ के जो हमारी टीम थी उन सब ने बोला कि ऐसे ऐसे हम सोचते हैं, तो हमने उसके बारे में सोचा, हमने अपनी मीटिंगें करी, तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि हम ये करते हैं। तो 10 दिन तक हमने 10 छात्राओं को, जो कि अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति और अलग अलग शहर से, स्टेट से आती थी, उनको हमने 10 दिन तक दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष बनाने का काम किया। जी। एक और बड़ा ऐतिहासिक पल हमें आपके कार्यकाल के दौरान ही देखने को मिला जब जनवरी के महीने में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुआ और आप उस वक्त डूसू अध्यक्ष थे। आपने बड़े पैमाने पर पूरे कैंपस में उस अवसर को सेलिब्रेट किया। 2,51,000 दिए 2 लाख जी छात्रों ने जलाए। इस अवसर को आप कैसे देखते हैं कि आपके कार्यकाल में जो है ये अवसर आपको मिला? मतलब बहुत अच्छा फील होता है कि मेरे कार्यकाल के अंदर जो संघर्ष पूरे देश भर के लिए 500 वर्ष से चलता आ रहा था, तो उसका प्राण प्रतिष्ठा होना मेरे कार्यकाल में बहुत, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और हमने 2,51,000 दिए पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के जो नॉर्थ कैंपस का परिसर था वहां लगाए, और पूरे छात्र जो वहां रह रहे थे और जो छात्र अपने घर नहीं जा पाए, सभी छात्रों ने वहां मिलकर हमारे साथ दिए लगाए, और मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरे कार्यकाल में प्राण प्रतिष्ठा। अभी रिसेंटली हमने देखा दिसंबर में ही बाबरी डिमोलिशन की एनिवर्सरी थी और लेफ्ट के लोग उसे काला दिवस के रूप में मना रहे थे और उसको लेके कोई कार्यक्रम भी वो कर रहे थे। फिर वहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंचे और वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। आपको क्यों लगता है कि राम मंदिर को लेकर ये डिफरेंस क्यों है पार्टियों के बीच में? मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर वहां था इसलिए हमने मांगा, और राम मंदिर वहां बना, तो ये भी पूरे विश्व, मतलब विश्व से भी जितना भी हिंदू धर्म है उसकी मांग थी, इसलिए राम मंदिर वहां बना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तुषार, और मैं आगे आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कार्यकाल आपका हो गया, उसके बाद चुनाव हुए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के, और उसमें जो परिणाम है वो एबीवीपी को भी 2 सीटें मिली, एनएसयूआई को भी 2 सीटें मिली, लेकिन अध्यक्ष का पद जो था, जो 7 साल से लगातार एबीवीपी उस पर जीत रही थी, वो पद इस बार एनएसयूआई ने जीता। इस परिणाम को आप किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव, ये दिल्ली विश्वविद्यालय का या फिर कोई भी चुनाव हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए चुनाव एकमात्र कार्यक्रम है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी बात छात्रों तक पहुंचा नहीं पाए, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले लोकसभा के चुनाव हुए, आपने देखा होगा मोदी जी ने भी 400 पार का नारा दिया था, पर वो 400 पार नहीं हो पाई। हो सकता है कि उसी तरीके से हम भी अपनी बात को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों तक नहीं पहुंचा पाए हों, और 2 सीट एबीवीपी की आई, 2 सीट एनएसयूआई की आई। कोई बात नहीं, चुनाव कार्यक्रम है, अगली बार हम दोबारा चुनाव लड़ेंगे और अगली बार हम प्रयास करेंगे कि हमारी बात हर छात्र तक पहुंचे और अगली बार हम 4 की 4 सीट जीते। जी। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। इस बीच हमने एक ऐसा डेवलपमेंट देखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव जो है वो लिंगडो कमेटी पर आधारित होता है, और इस बार चुनाव के बाद परिणाम 2 महीने देरी से आए। हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल हो गई, उस पर सुनवाई होने लगी कि लिंगडो कमेटी के वायलेशंस हुए हैं। एज अ डूसू रिप्रेजेंटेटिव आप प्रेसिडेंट रहे हैं और अब भी आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हैं। आपको क्या लगता है कि ये सही है क्या, डूसू की पॉलिटिक्स या फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव आने चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बदलाव आने चाहिए, पर केवल दिल्ली विश्वविद्यालय की और छात्र राजनीति में ही ये बदलाव ना आए। कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली के अंदर अभी बहुत सारे चुनाव हैं। अभी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं, आप देखेंगे पूरे दिल्ली के अंदर वही होर्डिंग पोस्टर्स लगे हुए हैं। अभी थोड़े दिन बाद कोर्ट के चुनाव आ जाएंगे। पूरे दिल्ली के अंदर अलग अलग कोर्ट के बाहर और जितने भी लोग क्षेत्र में रहते हैं, हर घर तक भी कोर्ट के चुनाव के पोस्टर रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है केवल छात्र राजनीति पे ही इसका प्रभाव ना पड़े, छात्र राजनीति के अलावा, क्योंकि दिल्ली को गंदा करने का काम केवल छात्र तो कर नहीं रहे। हो सकता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है और अपनी बात को पहुंचाने के लिए पहले क्या था, पहले पोस्टर्स का और होर्डिंग का इनका साथ लेना पड़ता था। तो अभी क्या है, सोशल मीडिया बहुत प्रभावित है। आगे हो, मतलब इस पे कमी तो आनी ही चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से आज की डेट में हम अपनी बात को हर जगह पहुंचा सकते हैं, पर केवल छात्र राजनीति में नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट का फैसला सबके लिए बराबर होना चाहिए। बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कही आपने, और यही चीज है कि आगे अब चुनाव में क्या बदलाव होते हैं वो तो अगले साल पता चलता है। डीयू ने भी अपनी कमेटी बनाई है। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और अब कुछ स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे ही मैं और बात करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप एक बहुत सीनियर, आप नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं एबीवीपी के, तो देश की स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे भी बात हो सकती है। दिल्ली में 2 स्टूडेंट यूनियन की काफी चर्चा होती है, डूसू की और जेएनयू एसयू की।
एक तरफ हम देखते हैं डीयू के अंदर जो मेन फाइट है वो एबीवीपी और एनएसयूआई की है, लेफ्ट यहाँ पर कम दिखती है, लेकिन जेएनयू के अंदर लेफ्ट ज्यादा है, वहां पर एबीवीपी एनएसयूआई काफी पीछे हैं, एबीवीपी और लेफ्ट के बीच में मेन फाइट होती है। ऐसा चेंज क्यों है दोनों ही स्टूडेंट यूनियन में? जेएनयू के अंदर क्या है कि चिराग जी, एबीवीपी अकेला चुनाव लड़ती है और लेफ्ट, एनएसयूआई, आईसा, एसएफआई, मतलब ये जितने भी सारे तमाम संगठन है, ये एक साथ होकर चुनाव लड़ते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन सभी जो वो अलग अलग संगठन एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, मैं कहना चाहता हूँ अलग अलग लड़के देख ले, चारों सीट एबीवीपी जीतेगी वहां भी। अच्छा, तो एक चीज ये भी कही जाती है कि जेएनयू का चुनाव बहुत शांत तरीके से होता है, वहां पर ऐसे काफिले नहीं चलते हैं गाड़ियों के, वहां पर लाल एकदम लश्कर से चुनाव नहीं होता, पैम्पलेट पोस्टर्स नहीं होते, विचारधारा का चुनाव होता है। इसको आप किस तरह देखते हैं? विचारधारा का चुनाव मैं देखता हूँ, पर वहां गाड़ियों के काफिले या फिर XYZ, ठीक है, मुझे लगता है चलने भी बहुत कम चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव क्या है कि अलग अलग कॉलेज अलग अलग जगह है, तो एक कैंडिडेट अपने अपने चाहे 2 गाड़ी लेके निकले, पर समर्थन साथ लग जाते हैं, समर्थक जो होते हैं वो अलग अलग कॉलेज तक, आपकी वही गाड़ी 10 20 50 गाड़ियां हो जाती हैं, जिनको ये बोल देते हैं भाई कैंडिडेट इसको अपने घर से लेके आया है। कैंडिडेट अपने घर से तो 1 गाड़ी 2 गाड़ी में ही निकलेगा ना, पर ठीक है, साथ के लोग जुड़ जाते हैं, वो बढ़ता चला जाता है। जेएनयू के अंदर क्लोज कैंपस है, वहां गाड़ी घोड़ा की जरूरत है भी नहीं, ठीक है, लेफ्ट वालों की अपनी ढपली चलती है, चलाए जाए। जी। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में तो आपने एक लंबा सफर दिया, करीब करीब 1 दशक का तो हम कह सकते हैं समय होने वाला है पूरा, और इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी आपको मिली, एक बेस आपका स्ट्रांग बन गया। आगे क्या देखते हैं तुषार? क्या तुषार आगे जाकर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं, मैं जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने ही बोला, एक बात थी कि मैं संगठन का, और है भी वो, मैं एक संगठन का अनुशासित कार्य करता हूँ, जो आगे संगठन तय करेगा, आगे हम वही निर्णय लेंगे, वही फैसले लेंगे। संगठन का एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते संगठन जीवन के अंदर हमसे कहेगा कि चुनाव लड़ो, लड़ेंगे, संगठन कहेगा संगठन का काम करो, संगठन का काम करेंगे। पर एबीवीपी से आप थोड़ी चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा या लोकसभा का? एबीवीपी से आगे तो जा सकते हैं ना। हाँ। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बताएगा आगे क्या करना है। विद्यार्थी परिषद कहेगा कि हाँ भाई आगे किसी और संगठन में जाना है, वहां जाएंगे। विद्यार्थी परिषद कहेगा यहाँ काम करो, यहाँ करेंगे जी। विद्यार्थी परिषद का एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मैं संगठन के पीछे हूँ, जो संगठन कहेगा वो करेंगे। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आप किसको आइडल मानते हैं, जिसको देख के कहें कि हाँ ये बहुत अच्छा काम करें, मुझे इनकी तरह काम करना है? मैंने पहले भी ये बात बोली हुई है, नरेंद्र मोदी को मैं आइडल मानता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो देश के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर वर्ग हर जाति को लेकर अपने साथ चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आने वाले समय के अंदर और उनके उनके जो विचार है उसको लेकर आगे बढ़ूं। अब चलिए, तो हम कुछ पर्सनल सवाल भी आपसे पूछेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि वो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। गाने वगैरह सुन लेते हैं आप? हाँ, पंजाबी गाने पसंद है मुझे। पंजाबी गाने पसंद है? कोई फेवरेट सिंगर? मनकीरत। मनकीरत, अच्छा। फिल्म्स वगैरह देखते हैं आप? हाँ, फिल्म्स कभी कभार। अच्छा, थ्रिलर फिल्म्स कभी कभार। थ्रिलर फिल्म्स, अच्छा। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? यार ऐसे कोई फेवरेट नहीं है। ऐसा कोई फेवरेट नहीं? और कोई सेलिब्रिटी क्रश आपकी? नहीं। नहीं, समय नहीं मिलता इन सब चीजों के लिए। समय में तो है, पर नहीं है यार कोई। अच्छा, और खाने में क्या पसंद है आपको वैसे? घर का खाना, घर का 2 समय की रोटी मिल जाए। अच्छा, चलिए, ये तो पर्सनल सवाल हो गए। हम वापस आते हैं अब अपने मेन स्ट्रीम पे, क्योंकि अब हम अपने पॉडकास्ट के अंतिम चरण में जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि डूसू के चुनाव पर कई सारे एलिगेशंस भी लगते हैं, और क्योंकि उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। एक कहा जाता है कि डूसू का चुनाव केवल जाट और गुर्जर समाज का चुनाव है, इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स ज्यादा रहते हैं। इस एलिगेशन को कैसे देखते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल गलत है, और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से क्योंकि मैं जुड़ा हूँ, और मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में बहुत अच्छे से पता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ाया जाता है। कार्यकर्ता अगर सच में वो कार्य करता है, तो मैं लगातार 7-8 साल से एबीवीपी में काम कर रहा हूँ, एबीवीपी ने मुझे चुनाव लड़ाया। ऐसा तो नहीं था ना कि मेरे समय पे किसी और को नए को लाकर चुनाव लड़ा दिया। जो कार्यकर्ता होगा वो चुनाव लड़ेगा। अब हम जाट है या गुर्जर है, हो सकता है कि कोई मोमडन भी आके एबीवीपी में चुनाव लड़ जाए, काम करे। मोमडन की आपने बात कही, कहा जाता है कि एबीवीपी एंटी मुस्लिम है, नहीं, ये एलिगेशन लगाया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप चलिए यूनिवर्सिटी, मैं आपको दिखाता हूँ कितने मुस्लिम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर काम कर रहे हैं।
जिनके मन में सच में देश हित के लिए कुछ है, वो एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। एबीवीपी और एनएसयूआई में आप सबसे बड़ा डिफरेंस क्या देखते हैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में? मैंने बोला था यार थोड़े दिन पहले कि हमारी माता भारत माता, उनकी माता सोनिया माता। अच्छा। एक और बड़ा इंसिडेंस हुआ था, मतलब आपके कार्यकाल में ही है, क्योंकि एनएसयूआई उस टाइम में वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पर थे। उन्होंने जिस तरीके से आपने एलिगेशन लगाया कि उन्होंने आपके ऑफिस को डिमोलिश किया, वहां पर राम भगवान की प्रतिमा थी उन्हें तोड़ा, स्वामी विवेकानंद के स्टैचू को तोड़ा, वो पूरा इंसिडेंस क्या था, कुछ बताना चाहें आप? उस समय क्या था कि वो कुछ लोग, एक इनका शराबी उपाध्यक्ष था, वो अपने ऑफिस में बैठा के रोज पार्टी, रोज पीना खाना, ये सब करते थे। एक समय पे क्या हुआ कि ये मेरी डिग्री का विषय उठा के लाए कि भाई तुषार डेड़ा की डिग्री फर्जी है, तुषार डेड़ा की डिग्री नकली है। उसमें कुछ इनको हासिल हुआ नहीं, और मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता रहा था कि यार मेरी डिग्री भाई ओरिजिनल है, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, पर इनको वहां कुछ हासिल हुआ नहीं। उसके बाद ये चिढ़ के कारण इन्होंने एक दिन सारे गुंडों ने बैठ के ऑफिस के अंदर पी, जो छात्र संघ का कार्यालय छात्र हित के लिए बनाया और जो अ, बिल्कुल सरकारी प्रॉपर्टी है, वहां बैठकर इन्होंने अपना शराब का अड्डा बनाया और लगातार उसको ये वहीं से चलाते थे। वहां से इन्होंने रात को पीकर, इनके साथ के लोगों ने मेरे ऑफिस में घुसे। वहां भगवान राम की प्रतिमा थी, मंदिर था, और स्वामी विवेकानंद का स्टैचू, मतलब फोटो, जिनको हम अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, इन्होंने वो तोड़े और पीकर जो राम मंदिर का एक स्टैचू था उसको भी तोड़ा, और पूरे कार्यालय को, जहां छात्र अपनी समस्याओं को लेकर आता था, और अखिल भारत, और जहां छात्र अपनी समस्याओं को लेकर आता था, और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र, मुझे ऐसा लगता है कि वो कार्यालय जो मुझे मिला, वो पूरे केवल मेरा ही नहीं, पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का था, और वहां समस्याओं का अनिवारण होता था। और जो इनका जो कार्यालय था वहां दारू चलती थी। इन्होंने उसी की चिढ़ में और कुछ इनको ना मिलने के कारण मेरे ऑफिस को तोड़ा। वहां मेरे साथ साथ जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी थे उनका ऑफिस तोड़ा गया, सेक्रेटरी उनका ऑफिस तोड़ा गया। और आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो भी डाली, उसमें कम से कम भी 20, 30, 50 शायद शराब की बोतलें इनके ऑफिस से मिली। उसके बाद इनके ऑफिस को सील करा गया, इंक्वायरी हुई। अभी भी वो जो हमने अभी पुलिस में कंप्लेंट दी, वो केस हमारा, उसका शायद अभी चार्जशीट फाइल हो गई है, थोड़े दिन में उनका भी पता लगेगा। जी। तुषार, आगे बढ़ना चाहूंगा। एक और बात कही जाती है कि आप जो एनएसयूआई के अभी नेशनल इंचार्ज हैं कन्हैया कुमार, उन पर बड़ा हमलावर रहते हैं। वो अभी आपके ही संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, और आपने वीडियो बनाकर संदेश दिया कि आपने उनको फिर से वही बात कही कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं, काफी सारे आरोप उन पर लगाए। क्या ये टसल है दोनों के बीच में? नहीं, टसल तो क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही अगर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव कन्हैया कुमार लड़ता है और मैं ही उसका विरोध ना करूं, तो गलत है ना। अगर हम ही अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक नहीं कर पाए, तो मैं अपने देश के लोगों को कैसे जागरूक करूंगा? तो सबसे पहली चीज तो अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करना है। वहां हमने किया, लोगों को बताया कि हु इज कन्हैया कुमार, और लोगों ने वो फैसला भी आपने देखा कि वहां से कन्हैया कुमार को हराया। और ठीक है, वो उत्तरी पूर्वी दिल्ली है, वो जाके कहीं और से चुनाव लड़े, वहां भी देखेंगे। जी। चलिए, तो बस एक दो सवाल और हैं जिन पर मैं आना चाहूंगा आपसे। आपसे कुछ बातें करनी है। देश की राजनीति को अभी आप किस तरफ देखते हैं? कि हमने देखा कि अभी इंडिया अलायंस एक बनी पूरी, और दिल्ली में भी अभी विधानसभा चुनाव है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली इलेक्शंस में क्या परिणाम आने वाले हैं? और क्या जो इंडिया अलायंस में कांग्रेस आम आदमी पार्टी साथ में लड़ रही थी, अब दिल्ली में वो अलग अलग लड़ रहे हैं, क्या कुछ दिल्ली में इम्पैक्ट पड़ेगा इस बार? आपने अभी महाराष्ट्र के चुनाव देखे होंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में, आप हरियाणा के चुनाव देख लो, महाराष्ट्र के देख लो। कोई थोड़े दिन पहले जैसे ही कोई एक पार्टी दिल्ली के अंदर भी चुनाव जीत के आएगी, 1 मिनट में चिल्ला चिल्ला के कहने लगे ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई, इन्होंने तो ईवीएम में घपला कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है यार कि अटल जी की बात मैं बहुत मानता हूँ। मतलब अटल जी की एक बात थी जो उन्होंने संसद में खड़े होकर बोली थी, चुनाव आते जाते रहेंगे, हमारा देश रहना चाहिए। और ठीक है, दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता देख रही है अभी, केजरीवाल जी की सरकार है, दिल्ली के अंदर कितना काम केजरीवाल ने किया वो सब देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली को 10 साल पीछे करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। आने वाले समय के अंदर दिल्ली की जनता भी अच्छा नेतृत्व चुनेगी, और दिल्ली में
आप समझ ही गए होंगे किसकी सरकार बनने वाली है। पहले से ही शुभकामनाएं। अब तो दिल्ली में चीफ मिनिस्टर भी चेंज हो गया, अतिशी बन गई है चीफ मिनिस्टर। उनको कैसे लीडर के तौर पे आप देखते हैं? आतिशी जी अभी मैं थोड़े दिन पहले ही देख रहा था, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कालका जी है, तो वही थोड़े दिन पहले ही कालका जी के अंदर खड़ा, और इन्हीं के ही जो राज्यसभा सांसद है स्वाति, वो इनके ही क्षेत्र में चली गई, वो अभी अलग अलग क्षेत्र में जा रही। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले ही देख रहा था, इनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो खड़े होकर वो गलियां दिखा रही थी जिनमें इतना इतना पानी भर रहा था। जो मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र का ही विकास नहीं कर पाई, वो दिल्ली का विकास क्या करेगी? दिल्ली के अंदर ऐसा तो नहीं है कि सेंट्रल दिल्ली जैसी पूरी दिल्ली है। हम दिल्ली को जानते हैं, हम दिल्ली के लोग हैं। दिल्ली के अंदर आप अगर आउटर पे जाएंगे, नजफगढ़ भी है दिल्ली के अंदर, उत्तरी पूर्वी दिल्ली भी है, जमुना पार क्षेत्र भी है, करावल नगर भी है। तो दिल्ली बहुत बड़ी है अगर दिल्ली को अंदर से जाना जाए। दिल्ली हो सकता है एक 30 किलोमीटर रेडियस सर्कल दुनिया को लगता हो, और सेंट्रल दिल्ली या फिर लोगों को लगता हो कि भाई दिल्ली के अंदर तो ये सीपी, नॉर्थ एवेन्यू और ये सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली को अगर जानना हो तो दिल्ली का ही कोई व्यक्ति, आतिशी मान लेना जी, मैंने देखा वो पहले एक्टिंग भी करती थी शायद, वहां उन्हें कुछ मिला नहीं, उसके बाद दिल्ली में एक्टिंग करने आ गई। ठीक है। चलिए, बस लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप भी दिल्ली से हैं और क्योंकि आप यूथ में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं और यूथ के सबसे ज्यादा कंसर्न रहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर आप मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में आते हैं या दिल्ली की राजनीति में आते हैं तो आपका विजन क्या रहेगा दिल्ली के लिए, अपने क्षेत्र के लिए? मुझे मेरा विजन मेरे क्षेत्र के लिए ये है कि मुझे, अभी मैं थोड़े दिन पहले की बताया था, एक स्टूडेंट मिला, छोटा बच्चा था, 5वीं 6ठी क्लास की, उसको बेचारे को टीसी नहीं मिल पाई। मैं ऐसे ही उससे पूछने लगा, क्योंकि मैं रहता हूँ, कोई मुझे मिलता है, उससे पूछता हूँ कि हाँ भाई क्या करता है, कैसे करता है। वो स्टूडेंट मुझे बताने लगा, ये केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला कहते हैं हमने भाई दिल्ली के स्कूल ऐसे करवा दिए, हमने दिल्ली के स्कूल ये करवा दिए, दिल्ली में हर व्यक्ति पढ़ने जा पा रहा है। मैंने उससे पूछा भाई क्या करता है, उसने कहा कुछ नहीं। मैंने क्यों? कि पढ़ाई छूट गई। क्यों छूट गई? स्कूल वाले टीसी नहीं दे रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ये राजनीति करें, खूब करें, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, पर इनको सबको एक ऐसा कोई फॉर्म या फिर घर घर जाकर ये जो वोट मांगते हैं, उससे बढ़िया घर घर जाके पूछे ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दिल्ली के अंदर जिनके बच्चे आज भी सच में नहीं पढ़ पा रहे। क्यों? उनके पास पैसा नहीं है। क्यों? उनके माँ बाप सुबह काम पे चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि वो लड़का बेचारा पढ़ नहीं रहा था, अभी मैंने उसका भी कहीं बात की है, हो जाएगा उसका भी कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर घर जाके ये बाहर चिल्लाने बढ़िया भाई दिल्ली के स्कूल ये कर दिए, दिल्ली के स्कूलों में बच्चों को जो जिनको सच में जरूरत है उनको पढ़ाओ भी तो ना। आप जाओ घर घर पता करो किसका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। आपने पूरी दिल्ली में, आप एक बात बताओ, इन्होंने पूरी दिल्ली को, पूरी दिल्ली के अंदर शराब के ठेके खोल दिए, क्यों? और कुछ नहीं मिला। बाहर ये चिल्लाते हैं हमने दिल्ली के अंदर भाई स्कूल ऐसे बना दिए, हमने दिल्ली के अंदर ये काम कर दिया। दिल्ली के अंदर जब शराब के ठेके खोले, आपको अभी पता है कि पिछले पिछले जो 1 साल है, क्योंकि इन्होंने वो शराब के ठेके खोले, एक के साथ 2 फ्री, एक के साथ 3 फ्री, एक के साथ 1 फ्री, उसके बाद कितना प्रभाव दिल्ली के लोगों पर आया? किसने वो दारू पी? आपने जो आप तो निचले स्तर के जो व्यक्ति हैं, जो बेचारे हमारे दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, आप तो उनके घर में रोज कलेश करवा रहे हो। हुए उस समय लोग क्या करते थे? पीते थे, अपने घरों में लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे। और हो सकता है आज की डेट में जिन्होंने वो शराब पी, हो सकता है उसमें से 10, 15, 20% लोग रहे भी ना हो। तो आपने तो दिल्ली के जो निचले स्तर के जो व्यक्ति हैं, जो सच में अपने जीवन के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, आपने तो सच में उनको खत्म करने का काम किया है। और आप ये कहते हो भाई ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी के लिए। आपने तो आम आदमी को मानने का काम किया है दिल्ली के अंदर। और ये सारी चीजें चिराग जी इसलिए क्योंकि हम सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। हम रहे हैं वहां, दिल्ली में हैं, बड़े, अभी तक दिल्ली में बड़े हुए हैं। तो दिल्ली की जो सच्चाई है, स्वाभाविक है भाई, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली बहुत अच्छी भी है और हमारे लिए बहुत अच्छी है, पर दिल्ली जो गांव देहात वाला क्षेत्र है उसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि आने वाले समय के अंदर जनता देखे, सोचे ये सब कि स्कूल के अंदर, ठीक है स्कूल में पढ़ रहे हैं छात्र, मैं मानता हूं पढ़ रहे हैं, पर जिनको सच में जरूरत है वो जा रहा है क्या स्कूल?
भाई बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो सच में नहीं जा पा रहे और उनके घर तक कोई पहुंच भी नहीं पा रहा। क्या है, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि एजुकेशन क्या है, उनको पता ही नहीं है कि भाई एडमिशन कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या होगा कैसे नहीं होगा। अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन चीजें हैं, पर स्कूल के अंदर कोई ऐसा, या फिर स्कूल के ही कुछ टीचर्स को उस क्षेत्र में, उस मतलब ठीक है 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में उनको घुमाया जाए कि कितने छात्र ऐसे हैं जो सच में नहीं पढ़ पा रहे हैं। राइट। उनके माँ बाप को जब पढ़ना ही नहीं आता, उनके माँ बाप को आता ही नहीं, वो बेचारे अपने सुबह काम धंधे पे चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं यार। आप और मैं ही अगर एक चीज को हम सोचेंगे भाई सुबह 10 बजे वहां जाना है, हो सकता है 2 दिन ना भी जाएं अगर हम बिजी हो जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी कुछ ऐसे लोग भेजने चाहिए जो दिल्ली सरकार वहां भेजे। बहुत सही बात आपने कही और वैलिड भी है, क्योंकि आप भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल के आए, एजुकेशन को आपने बहुत पास से देखा है, और जो इशू आपने बताया वो एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी है। और हम आशा भी करते हैं तुषार जी कि जिस मकसद के साथ आप राजनीति में आए हैं, जो विजन है आपका, वो पूरा करने का आपको मौका मिले। एंड स्टूडेंट लीडर रहते हुए तो आपके बहुत नाम हुए, हम आशा करेंगे आपके उज्जवल भविष्य की, कि आगे भी आप इसी तरह नाम करते रहें और जो पॉलिसी मेकिंग में आप आकर कुछ अच्छे फैसले देश के भविष्य के लिए लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्लीज कैमरे की तरफ देके आप रिक्वेस्ट कर दें कि वो हमारे प्लेटफॉर्म टॉक टाइम को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी से आग्रह है कि चिराग मेरा छोटा भाई है और चिराग के प्लेटफॉर्म को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाँ, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद। बहुत बहुत ओके। धन्यवाद।